आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दरूद इब्राहिम का ज़रूर विर्द कर लिया करें। आज स्टूडेंट जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक लेकर आई हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा। उसमें मैंने डिस्कवरीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में ज़िक्र किया था। इनफैक्ट हमने चार्जेस कैलकुलेट करना भी सीखे थे। उसके बाद हमने मिल्कियंस ड्रॉप मेथड से चार्ज कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन का, फिर हमने उसका मास कैलकुलेट किया था, फिर हमने E/m रेशो को कैलकुलेट किया था। आज स्टूडेंट जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये ज़्यादातर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी उसमें जो बेसिक रोल प्ले करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रदरफोर्ड। उन्होंने 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर जाना जाता है। ये एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर जाना जाता है। जब हम लोग ये रदरफोर्ड का टॉपिक पूरा कर लेंगे फिर आप देखेंगे कि रदरफोर्ड ने कितना एक्सपेरिमेंट किया, फुट स्टेप रखे बहुत सी डिस्कवरीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इनकी बातें ऐसी थी जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल जो था वो क्लासिकल थ्योरी में मूव कर गया था। इसे क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो इसके बाद आने वाली जो थेरीज थी, प्लांक्स थेरी थी, बोहर मॉडल थेरी थी, आपका हेज़नबर्ग्स था, ये जितनी थेरीज हैं ये मॉडर्न थेरीज के तौर पर सामने आई थी। आज हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लासिकल थेरी के ऊपर। इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उसकी बम्बार्डमेंट की एटम्स के ऊपर और चेक किया कि इनके अंदर भी आइदर कोई चीज़ मौजूद है। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पर बात करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वो थे रदरफोर्ड। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर आप लोगों के लिए बनाया हुआ भी है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म जो करना था उस पर इन्होंने जो ऑपरेटर सेटअप किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स इनको चाहिए थे जो कि इनको मिले थे। एक रेडियो एक्टिव मेटल, वो रेडियो एक्टिव मेटल रेडियम भी हो सकती है, पोलोनियम भी हो सकती है, जिससे इन्होंने ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो तैयार किए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डबल प्लस के साथ ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं। याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको कहा था आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लाइक हीलियम को हम क्या बोलते हैं, हमारा अल्फ़ा पार्टिकल करने। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की इनको बीम चाहिए थी। बीम कहते हैं रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, रे को कहते हैं बीम। तो बीम वर्ड निकला हुआ है रे से, यानी शुआएँ चाहिए थी इन्हें। तो वो किसकी चाहिए थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। और वो इन्हें कहाँ से मिले थे, रेडियो एक्टिव मेटल में से मिले थे। वो रेडियो एक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं वो आपको पता है, दीज आर द अनस्टेबल मेटल्स, जो कि ख़ुद ब खुद रेडिएशंस को क्या करती हैं, एमिट करती हैं, ख़ुद ब खुद रेडिएशंस एमिट करती हैं, लाइक यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है। तो आप कोई सी भी रेडियो एक्टिव मेटल ले सकती हैं। रेडियो एक्टिव मेटल से उन्हें क्या मिली थी, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। फिर उस अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉइल में से, गोल्ड फॉइल पर उसकी बम्बार्डमेंट की। आप उसकी थिकनेस देख सकते हो कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है 0.0004 सेंटीमीटर, यानी 4 ज़ीरो के बाद 4 सेंटीमीटर आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वो इसकी थिकनेस थी। और जब उसको पास करने के बाद यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो थे इसके ऊपर बम्बार्ड हुए और वो इसमें से पास होकर उसके आगे एक प्लेट लगा दी गई थी जो कि जिंक सल्फाइड की प्लेट थी या फोटोग्राफिक प्लेट थी। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने इस ऑपरेटर्स की तरफ। अब रदरफोर्ड ने किया क्या था, रदरफोर्ड को बीम मिल गई, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ पर आपको डबल प्लस के चार्ट से नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख रही हैं ये एक शीट है गोल्ड फॉइल की, जिसकी थिकनेस कितनी मैंने आपको बताई है, 0.04 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस थी। और उसके आगे उन्होंने क्या चीज़ अप्लाई कर दी, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट अप्लाई कर दी, या फिर फोटोग्राफिक प्लेट। एक्चुअली वो देखना ये चाह रहे थे
क्या तमाम अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से गुजर जाएंगे? अगर वो गुजर जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वो यहाँ पर जिंक सल्फाइड या फिर फोटोग्राफिक प्लेट जो हमने यहाँ पे रखी होगी, इस तरह से प्लेट रखी होगी, अगर वो यहाँ आके टकराएंगे तो उनके टकराने पर एक ग्लो क्रिएट होगा, एक ग्लो क्रिएट होगा, एक चमक क्रिएट होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है और वो आराम से उससे गुजर कर डिफ्लेक्ट हो गए हैं, यानी सॉरी डिफ्लेक्ट नहीं, अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं और उनके अंदर कुछ भी नहीं थी, यानी एटम के अंदर एक होलो पार्ट था। रदरफोर्ड चेक ये करना चाह रहे थे क्या एटम अंदर से होलो होता है या उसके अंदर भी कुछ है। होलो का मतलब है खाली, खाली है या अंदर भी कुछ है। उसने इस चीज़ को देखने के लिए ये पूरा ऑपरेटर सेट किया। जब उन्होंने ऑपरेटर सेट किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो अनडिफ्लेक्टेड थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो आगे गए हैं लेकिन टकरा के वापस आ गए हैं। कुछ जो हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, डिफ्लेक्शन शो की है लेकिन स्लाइड हुए हैं। तो उन्होंने 3 तरह की अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो थे, जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल थे, वो इसमें से पास आउट हो गए हैं, यानी वो अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने कहा कुछ पार्टिकल जो थे वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, लाइक दैट आप ये देख रहे हो कि कितना बड़ा उन्होंने एंगल बनाया और वो डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ उन्होंने कहा है कि डिफ्लेक्ट हुए हैं और वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने एंगल कितना बड़ा बनाया और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है कि कुछ डिफ्लेक्ट होकर स्लाइटली बैकवर्ड आ गए हैं, यानी कुछ ने तो यूं करके इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए ना, यानी इस तरह गए, एक हैवी मटेरियल से टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए, यानी मूव आगे को कर गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो टकराए हैं और बहुत बुरा टकराए हैं कि वो बैकवर्ड आ गए, यानी दोबारा से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल था यहाँ टकराया और यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल दोबारा मूव बैक कर गया, बैकवर्ड। तो रदरफोर्ड की 3 ऑब्जर्वेशन थी अपने इस ऑपरेटर्स पर। दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ कि उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा बीम्स को पास किया गोल्ड फॉइल में जिसकी थिकनेस थी 0.04 सेंटीमीटर। उन्होंने 3 तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई। 3 ऑब्जर्वेशन में देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल जो थे वो इसमें से पास आउट हो गए, यानी अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं। सम पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, वो भी डिफ्लेक्ट हैं लेकिन लार्ज एंगल बना के। लेकिन कुछ फ्यू हमारे पार्टिकल ऐसे थे जो टकराने के बाद वापस आ गए हैं, यानी बैकवर्ड मूव कर गए। ये 3 ऑब्जर्वेशंस ने संगे बुनियाद रखी किसकी, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अंदर, यानी कि एटम अंदर से होलो नहीं होता, अंदर से एटम जो है वो होलो नहीं है, ज़रूर अंदर कोई भारी भरकम चीज़ मौजूद है जिससे हमारी बीम्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम्स जो हैं वो टकराई हैं और टकराने के बाद वो वापस आ गई हैं। तो रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ें प्रपोज्ड की, कुछ चीज़ें आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन उसने कुछ चीज़ें कही। उसने कहा कि जो एटम है वो प्लेनेटरी है, यानी प्लैनेट से निकला हुआ है, प्लेनेटरी, यानी आपका सन और सन के गिर्द क्या चीज़ मूव कर रहे होते हैं, आपके प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं ना। तो उसने कहा कि एटम का भी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर सेम ऐसा है, अंदर कोई चीज़ है और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वो प्लैनेटरी है, प्लैनेट की तरह का है, इसके बाहर सन है, अंदर सन है और बाहर क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रोटेशन एंड रोटेशंस के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सेम वही वाला काम हो रहा है। तो उसके बाद उसने क्या कहा, उसने एक पॉइंट ये उठाया कि एटम जो है उसके अंदर ज़रूर कोई टाइनी चीज़ है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का, उसको नाम दिया न्यूक्लियस का। और उसने कहा उसके बाहर जो चीज़ें सराउंडेड हुई हुई हैं ना वो कुछ अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि इन सब के होने के बावजूद एटम इटसेल्फ एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उसके बाहर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी
वजह से वो न्यूट्रल है, यानी ना पॉजिटिव चार्ज रहता है ना नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि वो साकिन नहीं है, एक जगह पर रुके हुए नहीं है। दे आर मूविंग ग्रेजुअली, वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग ग्रेजुअली। अब यहाँ पर रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आने वाला है। वो कहता है कि ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं और अट्रैक्ट होते होते न्यूक्लियस में जाके गिर जाते हैं, एंटिल अल्टीमेटली फॉल ऑन इट। यानी आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। मूव करते 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 आप देखें सेंटर में उसका ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, वो इसके गिर्द मूव कर रहा है। मूव करते करते जब वो उसके इतने करीब आ जाएगा कि उसके अंदर जाके वो गिर जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। यानी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ, एक न्यूक्लियस के गिर्द वो मूव कर रहे हैं। मूव करते 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 वो ग्रेजुअली अपना रेडियस कम कर रहे हैं और फिर जाके कहाँ पे गिर जाते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, जिसने बुनियाद दी प्लांक्स को और बोहर को कि वो अपनी नई थेरीज को लेकर आए। उसके बाद उसने अगली बात की कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वर सपोज टू बी मूविंग इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट। दूसरी उसने क्या कहा, उसने एक तो आपके आगे हाइपोथेसिस रख दी कि हो सकता है दे आर मूविंग ग्रेजुअली, मूव कर रहे हैं बट दे आर मूविंग ग्रेजुअली, और जब ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होंगे और वो उसमें क्या हो जाएंगे, फॉल कर देंगे। फिर दूसरा उसने कहा कि सपोज हो सकता है कि इन्हें कोई एक एरिया दे दिया गया हो इलेक्ट्रॉन्स को कि आप उस एरिया में मूव करते रहो, और हो सकता है वो एरिया क्या हो, वो क्लोज एरिया हो। एक इसने ये एजम्पशन रखी। उसके बाद उसकी ये एजम्पशन भी जो इतनी ऑथेंटिक नहीं मानी गई। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने जो काम किया, यानी जितना उनको नज़र आया उन्होंने वो सब बातें बता दी। उन्होंने कह दिया कि एटम जो है वो अंदर से होलो नहीं है, उसके अंदर कुछ हैवी मटेरियल है, जिसने बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स को मजबूर किया कि वो बाउंस होकर बैकवर्ड आ गई हैं। इट मीन उनका बैकवर्ड आना ही रीज़न था कि अंदर कोई हैवी मटेरियल मौजूद है, हैवी मटेरियल मौजूद है। तो उसके बाद हमें जहाँ पर उनके ये एक दो ड्रॉबैक हैं, वहीं पर उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया हुआ है। उनका ये जो पॉइंट था कि कोई हैवी मटेरियल है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक बिग स्टेप था, एक बहुत बड़ा स्टेप्स था। उसके बाद बट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताया कि दे आर मूविंग इन अ क्लोज एरिया, और दे आर मूविंग ग्रेजुअली मूविंग एंड मेकिंग देयर सर्कल स्मॉल 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 एंड एट द एंड दे फॉल ऑन द न्यूक्लियस। तो ये कुछ बातें थी जो रदरफोर्ड के अगेंस्ट गई, तो जो कि उसके डिफेक्ट्स में शामिल हुई। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स माने जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स के डिफेक्ट्स बताएं। तो रदरफोर्ड का जो एक मेन मैंने आपको डिफेक्ट बताया वो क्या था, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो उसके इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को इतना अच्छे से सेटिस्फाई, उसकी रीज़न उसकी मूवमेंट को इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए। और उन्होंने ऊपर से कह दिया कि इसका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अ प्लानिटरी स्ट्रक्चर है, प्लानट की तरह है। तो प्लानिटरी स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया वो इतना सेटिस्फैक्टरली जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो डिफेक्टिव था। यानी उन्होंने कहा कि प्लैनेट की तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है, लेकिन वो सोलर सिस्टम के बिहाफ पर अपने उस पॉइंट को जो इन्होंने इधर ही बताया उस पॉइंट को क्लियर नहीं पकड़ पाए। तो वो उनका डिफेक्ट बन गया क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करते करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हुए, मूव करते करते आप देख रहे हैं उसका रेडियस स्मॉल होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है, फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर रहा है। तो ये जो बात थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इसके मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा था वो मूव करते इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या वो कोलैप्स होकर इतना सा रह जाता है, छोटा सा हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वुड बी कोलैप्स, इससे कोलैप्स कर गया था। दूसरी चीज़ ये कि हमने तो पढ़ा
हुआ था कि एटम जो होते हैं हमेशा उनका स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम में आता है, उनमें लाइंस आई होती हैं, सीधी सीधी लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर रदरफोर्ड के इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो आ रहा है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, यानी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इंशाल्लाह ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा डेप्थ में एक लेक्चर है जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर बताऊँगी। वैसे अगर थोड़ा सा अगर जनरल बता दूँ, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी एक चीज़ कॉन्टीन्यू है, यानी आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रेनबो की, रेनबो में आपने देखा होता है एक कलर दूसरे कलर के साथ मिला हुआ होता है, एक कलर दूसरे कलर के साथ मिला हुआ होता है। जैसे यहाँ पर अगर सीधी लाइंस आ रही हैं, दूसरी मैं यहाँ पर तिरछी लाइन लगानी शुरू कर दूँ, तो आप नहीं बता सकती कि सीधी लाइंस कहाँ पर ख़त्म हुई हैं और ये तिरछी लाइन कहाँ से शुरू हुई है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में प्रॉपर एक एरिया आपको हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये एरिया जो अगर सीधी लाइंस का है तो दूसरा यहाँ पर आपकी ये तिरछी लाइन है, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है इस तरह से प्रॉपर डिस्टिंग्विश वे में होता है, जबकि कॉन्टीन्यूस में हर चीज़ जो होती है एक दूसरे में कलर्स मर्ज होते हैं, जिसकी बेसिक एग्जांपल जो है वो आपके रेनबो की एग्जांपल है, आपकी बारिश धनक की, जो अक्सर आप बारिश के बाद देखती हैं। तो यहाँ पर ये डिफेक्ट्स जो थे ये बहुत बड़े डिफेक्ट्स थे, जिसने हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को, उसकी मूवमेंट को नहीं डिफ़ाइन कर पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़े अगले साइंटिस्ट को मज़ीद इसी पर काम करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं आप लोगों का लेकर आऊँगी, जिसमें हम बोहर्स को पढ़ेंगे, हम प्लांक्स को देखेंगे कि उन्होंने इससे रेलिवेंट क्या क्या काम किए हैं। जब तक के लिए खुदाफिज़। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अपने कमेंट से बताइए।